सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मलाकाल-मुरु में आप सबके साथ इस विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने का मौका मिला है। और जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं, जो विजयनगर साम्राज्य की दृष्टि से एक अपना स्थान रखता है, तो सबसे पहले मैं यहां नुनकी मलय सिद्धेश्वर काल भैरव को नमस्कार करके नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जब यहां चित्रदुर्ग के इस स्थान पर आए हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि यह स्थान वह स्थान है जो संस्कृति के लिए, भाषा के लिए और हमारे अध्यात्म के विरासत के लिए यह स्थान जाना जाता है। और जब मैं यहां आया हूं तो मुझे उनाके ओबावा को याद करना, जिन्होंने हैदर अली से लड़ाई लड़ी और देशभक्त की तरह एक वीरांगना ने अपने आप को इस लड़ाई में जीत हासिल की, ऐसे शख्सियत को भी मैं नमन करता हूं। और साथ ही साथ इस विजय संकल्प यात्रा में जो विकास यात्रा में परिवर्तित हुई है, उसके लिए आप सब लोगों में जो उत्साह मैं देख रहा हूं, वह मुझे बता रहा है कि आपने तय कर लिया है एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इस बात को आपने तय कर लिया। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। ಈ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನುಂಕಿ ಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ಆಳದಂತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ವೈಭವವನ್ನ ನಾನು ಪುರಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರ ನಾರಿ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मित्रों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे भारत हो चाहे कर्नाटक हो, भारत के हर राज्य में और देश में भारत में जो राजनीतिक संस्कृति है उसको बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। हमारे यहां राजनीति जो कांग्रेस ने प्रतिपादित की वह थी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, वह थी कमीशन की, वह थी क्रिमिनलाइजेशन की, वह थी परिवारवाद की, डायनेस्टिक रूल की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जिम्मेवार नेतृत्व के साथ रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, इस बात को उन्होंने स्थापित किया। और इसीलिए एक मजबूत सरकार, जिम्मेवार सरकार और जिम्मेदारी के साथ लोगों की सेवा करने की बात, यह बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिपादित की। यही नहीं, उन्होंने एक सपना देखा, एक संकल्प लिया और वह संकल्प था नया भारत। और नए भारत में कर्नाटक, एक विकसित कर्नाटक, इस बात का सपना लिया। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज आपको जानकर खुशी होगी कि जो भारत अर्थव्यवस्था में पीछे था, आर्थिक दृष्टि से इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यह विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहा था, आज आपको खुशी होगी ये जानकर कि जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटानिया ने हम लोगों को 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर, उसको ओवरटेक करके आज भारत 10वीं नंबर की
अर्थव्यवस्था से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और उसी तरीके से अगर हम कहें स्टील में, इस्पात में भारत चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल में, तो एक समय में हम जापान की गाड़ियों को याद करते थे। हम कहते थे ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये जापान की गाड़ी है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि जापान चौथे नंबर पर है और भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ी हो गई है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से आज डिजिटल पेमेंट, हमारे कांग्रेसी भाई बोलते थे कि डिजिटल कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, इंटरनेट नहीं है, गरीब आदमी है, अनपढ़ है, कैसे डिजिटल चलाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40% भारत में डिजिटल हो रहा है। इस बात को भी समझना चाहिए। ಬಂಧುಗಳೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿದ್ದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವಂತ, ಗೌರವ ಸಿಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಮಿಷನ್, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 200 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. मित्रों, हमारे यहाँ मोबाइल, जो आप लोग मोबाइल हाथ में लेते हैं, 2014 में 92% मोबाइल बाहर बनता था और भारत में आता था। आज भारत 97% मोबाइल बना रहा है और एप्पल भी अब यहां बनने लगा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और 9 साल में मोदी जी ने 74 एयरपोर्ट बना करके दिए। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो आज आपको जानकर खुशी होगी कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे जो बना है, जहां 3 घंटे लगते थे, अब 75 मिनट में बंगलौर से चल करके आप मैसूर पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से अभी अभी प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़, उसको भी आपको डेडिकेट किया। उसी तरीके से हुगली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे का बना है और उसी तरीके से होस्पेट सेक्टर में एक हम्पी की दृष्टि से एक नया डिजाइन लेकर के उसको हम रिसेंबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरीके से मैसूरू कुशालनगर 4 लेन हाईवे, इसका भी काम पूरी तेजी से चल रहा है और जहां 5 घंटे लगते थे वहां अब 2.5 घंटे लगेंगे। और उसी तरीके से अगर हम देखें
तो प्रोजेक्ट्स जो हुबली में, धारवाड़ में, शिमोगा एयरपोर्ट और उसी तरीके से बेलगावी में हर एक तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। आज कर्नाटक में 11 एयरपोर्ट बन रहे हैं, 11 एयरपोर्ट बन रहे हैं। हर रेलवे स्टेशन को रीडिजाइन किया जा रहा है और रीडेवलप किया जा रहा है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂಚೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 97% ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವಂತ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 47. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 11 ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯ 3.5 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೇವಲ 55 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗುವಂತ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. इसलिए अगर हम विकास की बात करें, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, इंटरनेट, रेलवेज, एयरपोर्ट, इंस्टीट्यूशन, संस्थान, हर दृष्टि से कर्नाटक आज एक अच्छी स्थिति में, मोदी जी के नेतृत्व में जो आशीर्वाद मिला, डबल इंजन की सरकार ने उसको नीचे धरती पर बोमई साहब ने उतारा। आज कर्नाटक की तस्वीर बदल गई है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, यानी विदेश से निवेश सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहा है तो वो कर्नाटक में हो रहा है। नंबर 1 पर कर्नाटक खड़ा है। अगर हम इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो उसमें भी कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है। और अगर हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स की शुरुआत की बात करें तो उसमें भी कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है। और यही नहीं, अभी बोमई साहब ने जो हमारी रायता विद्या निधि योजना थी, इस स्कीम को जो आगे बढ़ाया, इसके कारण 11 लाख विद्यार्थी और इसमें जुड़ गए और 11 लाख विद्यार्थियों को इसमें इसका लाभ मिला है। पहले ये लाभ सिर्फ किसान के बेटों को मिलता था, अब फिशरमैन को भी मिलेगा और फिशरमैन के साथ साथ वीवर्स को भी मिलेगा, बुनकर को भी मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्था आज बोमई साहब ने की है। उसी तरीके से रायता शक्ति स्कीम, इससे भी किसानों का भला हुआ है। उसी तरीके से भूश्री स्कीम, उससे भी भला हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो रामलू जी ने कही कि आपको एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है, 15 से 17% कर दिया गया, ये भी हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके 4% बढ़ा दिया गया शेड्यूल ट्राइब का और 2% बढ़ा दिया गया शेड्यूल कास्ट का। इस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के डबल इंजन की सरकार यहां काम कर रही है। और इसीलिए हम दावे से कहते हैं, ये विजय संकल्प यात्रा हमारी नहीं है, ये कर्नाटक के विजय की संकल्प की यात्रा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಹೈವೇಗಳು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಹೊಸ ಡ್ಯಾಂಗಳು, ಹೊಸ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯ ಆಗುವಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ರೈತ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ 11 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ನೇಕಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು 14ರಿಂದ 17% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ 3% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. मित्रों, हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से और यहाँ येडियुरप्पा जी और बाद में बोम्मई साहब ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे आदिवासी भाई, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, इन सबको अगर किसी ने भी सशक्त किया है, ताकत दी है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह योजना आज 80 करोड़ की जनता को, और उस 80 करोड़ की जनता में 4 करोड़ लोग कर्नाटक के हैं जिनको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको देने का काम किया है। अब इस देश में और इस प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोता है, उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत अब अति गरीबी में 1% से भी कम हो गया। उसी तरीके से स्वच्छता अभियान, हमारा इज्जत घर, जिस इज्जत घर के कारण महिलाओं को इज्जत मिली है, महिलाओं को ताकत मिली है, और उसमें लगभग 22 लाख इज्जत घर कर्नाटक में बने हैं और 11 करोड़ 27 लाख इज्जत घर सारे देश में बने। तो आप समझिए, इसका मतलब 11 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको खुले में जाना पड़ता था, उनको अगर किसी ने भी इज्जत दी और डिग्निटी ऑफ लाइफ दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गरीब लोगों को दिया है, और ताकि किसी को भी स्वास्थ्य में इलाज कराने में, गंभीर बीमारी से इलाज कराने से वंचित न रह जाए, इस तरीके की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 11 करोड़ 78 लाख लोगों को दिया गया, और उसी में 54 लाख किसान कर्नाटक के हैं जिनको हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि में दिया जा रहा है। यह सशक्तिकरण का, यह ताकत देने का, किसानों को, दलितों को, आदिवासी भाइयों को, हर एक को ताकत देने की योजना बनी है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಅಂತ ಭೀಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 2.5 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 4 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹಸಿರು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದು ಗೌರವದ ಗೃಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವಂತ ಬೃಹತ್ತಾದಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು 54 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 6,000 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಣ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ 4,000 ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. जब मैं विकास की बात करता हूं तो मैं यहां भी बताना चाहूंगा कि तेरदुरु हमारे मुलक्कल, मुरु और मालपे का 4 लेन रोड उसका भी शिलान्यास हो गया है और वह भी आगे बन करके तैयार होगा, यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं अंत में आपके सामने कांग्रेस पार्टी की भी तस्वीर खींचना चाहता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन की तरफ जा रही है वो सच में निंदनीय है, दुखदायी भी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो गतिविधि कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन, कमीशन, क्रिमिनलाइजेशन, ये उनकी रीति नीति है। विभाजन करना, भाई को भाई से लड़ाना, समाज को समाज से लड़ाना, यही उनको आता है। और अब तो हद हो गई है कि राहुल गांधी को जब यहां भारत में कांग्रेस को कोई नहीं पूछता तो इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के भारत की संप्रभुता के बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहां प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। अभी नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ने गए थे और नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ने गए, नागालैंड में 0, मेघालय में 5 और मेघालय में 3 और त्रिपुरा में, मेघालय में 5 और त्रिपुरा में 3 सीटें आई हैं। प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, आपकी पार्टी खतरे में है। आपने जिस तरीके से काम किया है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आपको कोई पूछ नहीं रहा। और क्या किया आपने? इंग्लैंड में जाकर के वहां क्या बोला कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोप के लोगों को दखल देना चाहिए। बोलिए, ये ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? इन लोगों को घर बैठाना है जो भारत की संप्रभुता पर प्रश्न खड़ा करते हैं। अमेरिका को कह रहे हैं, यूरोप को कह रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र स्थापित करने में आप हमारी मदद करो। भारत की संप्रभुता पर चैलेंज है, भारत की संप्रभुता को वो चैलेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नेता जिनको प्रजातंत्र में अपने आप विश्वास नहीं रहा कभी, जिनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने 1.5 लाख लोगों को 19 महीने के लिए जेल की सलाखों में भेज दिया, वो आज प्रजातंत्र की बात करने लगे। ये कैसी कांग्रेस पार्टी है? मित्रों, आने वाले चुनाव में इनको घर बैठा दोगे कि नहीं बैठाओगे? बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? इनको घर बैठा दो। और इनकी भाषा इतनी खराब हो गई है कि आप आश्चर्य करेंगे। क्या कहते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और यहाँ की जनता क्या बोल रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, तेरा कमल खिलेगा, तेरा कमल खिलेगा। इसलिए मित्रों, आज हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि ऐसे कांग्रेस के नेता, शीर्षस्थ नेता जो विदेश की सरजमी पर जाकर भारत के खिलाफ भाषण देते हैं और भारत को कमजोर करने की बात करते हैं और दूसरे देशों को निमंत्रण देते हैं कि भारत में आओ। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाना है? क्या अंग्रेजों को बुलाना है? उनको दावत देनी है?
भारत, जब दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, जब सारे देश भारत को तारीफ कर रहे हैं, जब सारे देश ये मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में भारत आगे बढ़ रहा है, आज जो बाइडेन ने कहा कि मैं मोदी जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो 470 एरोप्लेन्स का ऑर्डर दिया है, उसके कारण अमेरिका में 44 राज्यों में हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा, ये वो कहते हैं। उसी तरीके से हमारे अन्य देशों के भी नेता मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राहुल गांधी जी देश को दुनिया में जाकर के वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी को और ऐसे नेताओं को निंदा तो करनी चाहिए, ये मानसिक दिवालियेपन पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको घर बैठा देना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे साथी नवीन जी आपको कन्नड़ में सारी बातें समझाएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल ही कमल खिलना चाहिए और यहां पर भी कमल खिलना चाहिए और विजय संकल्प यात्रा एक विकास यात्रा में चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।